आज के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ हिंदी के पूर्वोत्तर में विकास के लेकर और हिंदी के दो कृति विद्वान प्रेमचंद और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की रचनाओं पर बातचीत करेंगे। इस बातचीत के लिए हमारे यहाँ उपस्थित हैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय से प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी और डॉक्टर मनोज कुमार मौर्य जी। आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत है। तो सर, आप लंबे समय तक पूर्वोत्तर में रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हिंदी के विकास के लिए यहाँ जो कार्य हुए हैं उसके विषय में आप अपने अनुभव को यहाँ बताएं। धन्यवाद आलोक जी। जहाँ तक पूर्वोत्तर में हिंदी की विकास यात्रा है, बड़ी लंबी यात्रा है और मुझे नहीं लगता कि इस छोटे से कार्यक्रम में उस पर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक ऐसी रूपरेखा खींच सकते हैं कि हिंदी की विकास यात्रा यहाँ है। आपको आश्चर्य होगा कि पूर्वोत्तर में हिंदी आज़ादी के पहले से पूर्वोत्तर में हिंदी का अस्तित्व रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ से अखबार निकलते थे असम से 1918-1920 में डिब्रूगढ़ के आसपास से, और गांधी जी के पूर्वोत्तर में आने के बाद हिंदी को लेकर के एक अच्छी मानी स्थिति बनी पूरे पूर्वोत्तर में। और आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों का एक समुच्चय है और 8 राज्य सामरिक दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं और इतनी विविधता है 8 राज्यों में। विविधता यहाँ की जो संस्कृति है, तो संस्कृति की विभिन्नता, भाषा की विभिन्नता, धर्म की विभिन्नता, इसके बाद भी कहीं न कहीं पूरे पूर्वोत्तर को एक सूत्र में बांधने का काम या तो संस्कृति करती है या तो भाषा। तो उसमें हिंदी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शेष भारत से जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर को अगर एकमात्र भाषा के स्तर पर कोई भाषा है तो वो हिंदी भाषा है। और उस हिंदी ने अब तक मुझे लगता है कि कम से कम 50 वर्षों से, जिसमें से करीब करीब 30-32 वर्षों का तो मैं ही साक्षी हूँ, हिंदी की पहुंच दूर दराज गांवों तक, शहरों की सीमा से बाहर निकलकर जंगलों तक, पहाड़ों के बीच में, जनजातियों के बीच में, आमजन के बीच में एक जिसको अंग्रेजी में लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, बोलचाल की भाषा के रूप में इसने अपना स्थान बना लिया है। और इसका जो भविष्य मैं देखता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे भारत को अगर एक भाषा में परिभाषित करना हो, एक भाषा में अभिव्यक्त करना हो, तो मुझे लगता है कि हिंदी से बेहतर कोई भाषा हो नहीं सकती, क्योंकि पूरे भारत में इसकी स्थिति, उपस्थिति बेहद अनुकरणीय, प्रशंसनीय, जो भी आप कह सकते हैं। जी सर, आपने सही बताया। यहाँ हिंदी के विकास के लिए कुछ संस्थाएं भी संचालित हैं जो हिंदी के विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए कुछ कार्य करती रहती हैं। उनकी क्या स्थिति है, उनके विषय में आप कुछ बताएं। अब अगर आज़ादी के बाद हम विचार करें, देखें, तो असम राष्ट्र भाषा प्रचार सभा, मणिपुर में हिंदी की संस्था, अरुणाचल में छोटी मोटी कई संस्थाएं, त्रिपुरा में भी धर्मनगर में हिंदी की एक संस्था, तो प्रायः हर राज्य में हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर के संस्थाएं बनी और अपने अपने ढंग से लोगों ने काम किया है। अब हर संस्था का अपना उद्देश्य और लक्ष्य होता है, तो भाषा और संस्कृति को लेकर के इस क्षेत्र में जो कुछ भी लिखा पढ़ा जा रहा था उसको हिंदी में संग्रहित करने का, हिंदी में लिखने का, और भारत के अनेक क्षेत्रों में यहाँ जो कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है उसकी कम से कम झलक लोगों को मिले, उसके लिए हिंदी में बहुत सारा काम हुआ। यहाँ सरकारी स्तर पर जो प्रयास हुए वो तो अपनी जगह हैं, सरकारें तो अपने ढंग से प्रयास करती ही हैं, लेकिन जनमानस को अगर आप देखें तो जनमानस के जुड़ाव में इन संस्थाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वो असम की संस्था हो, चाहे वो मणिपुर की संस्था हो, चाहे वो अरुणाचल की संस्थाएं हो, सिक्किम की संस्थाएं हैं, सभी अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं काम, अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। स्थिति यह है कि इन कामों को अगर संतुलित रूप से अगर आप देखें, अब ये कह लीजिए कि हम उनके बीच में एक समन्वय की स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं। सब लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए कभी कभी पेस्ट में दिख जाएगा, वही काम वो भी कर रहे हैं, वही काम ये भी संस्था कर रही है। लेकिन अगर मिलजुल के काम किया जाए तो एक बेहतर तस्वीर उभरती है हिंदी के विकास की, या हिंदी की जो समृद्धि है शेष भारत या शेष दुनिया के अन्य क्षेत्र में ले जाने के लिए, कि ये क्षेत्र भी हिंदी का एक समृद्ध क्षेत्र है।
मैं सर की बात में कुछ और जोड़ना चाहता हूँ कि जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था तो उस दौरान जो है बहुत सारे लोग बिहार और उत्तर प्रदेश, राजस्थान से वह इन क्षेत्रों में नौकरी के लिए, अपनी रोजी रोटी की तलाश के लिए आए जो है। मुझे याद है कि हमारे गांव से जो है बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा था जो रंगून तक गए थे और इधर अरुणाचल में आके जो है वो अपनी रोजी रोटी की तलाश कर रहे थे। यहाँ पे चाय के बागान थे, इन सब में उनके आने से कहीं न कहीं जो है उनकी चूंकि जो भाषा थी जो है वह भोजपुरी थी, बोली थी, लेकिन उसके साथ साथ वो हिंदी भी बोलते थे। तो संपर्क के लिए वहाँ के जो भी जनजाति थे तो उनके बीच में कहीं न कहीं इस भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ा जो है। तो मुझे लगता है कि वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे सर ने जैसा कि बताया कि बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं यहाँ पर, और अन्य क्षेत्रों से जो है देखा जा, जिसमें जो हम साउथ इंडिया की यदि बात करें तो वहाँ से मेरा साउथ इंडिया का अनुभव, वहाँ से अच्छी स्थिति जो है हिंदी की पूर्वोत्तर में दिखाई देती है। जी हाँ, इतना ही नहीं, जब आपने मजदूरों की बात की, चाय बागान में काम करने वाले मजदूर या व्यापारी वर्ग आया, इसके साथ साथ जो भारतीय सेना के लोग आए, आप जानते हैं कि सेना की एक ही भाषा हिंदी, क्योंकि सेना में पूरा भारत है जी। तो जब भारतीय सेना भी आई, चाहे पैरामिलिट्री आई, चाहे मिलिट्री आई, उन लोगों ने भी भाषा के स्तर पर लोगों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी का सहारा लिया। आज भी आप देखें कि त्रिपुरा में जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सबके बीच कहीं न कहीं संवाद की भाषा हिंदी है। और आसपास जो गाँव है, जहाँ इनके कैंप है, जहाँ इनके बेस बने हुए हैं, वहाँ के लोग हिंदी में ठीक ठाक से बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप ठीक कह रहे हैं सर। हिंदी के विकास में सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों ने अपना सहयोग दिया है जो बाजार से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने बाजार से अपनी दिन रात की अपना साबका रखा है, अपना रिश्ता रखा है। त्रिपुरा में हिंदी की स्थिति पूर्वोत्तर भारत के हिंदी से कुछ अलग है या उसी तरह की है? त्रिपुरा की हिंदी, यहाँ की संस्कृति के विषय में आप दोनों का लंबा अनुभव है, आप दोनों अपने अनुभव के विषय में बताएं। त्रिपुरा में मेरा आगमन 2009 में हुआ, पूर्वोत्तर में तो मैं बहुत पहले से हूँ। त्रिपुरा एक राज्य के रूप में अगर आप देखें तो बिल्कुल सीमावर्ती राज्य है, पड़ोस में बांग्लादेश है, उधर मिजोरम है। इसका जो जुड़ाव है, जमीनी जुड़ाव है, वो गुवाहाटी से होती हुई सड़क आती है, हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है, कलकत्ता सबसे नज़दीक है। तो उस तरह से हिंदी यहाँ नहीं आई जिस तरह से असम में हिंदी आई, जिस तरह से अरुणाचल में हिंदी गई। लेकिन यहाँ शुरुआती दिनों में हिंदी के विद्यालय थे, हिंदी के प्रशिक्षण केंद्र थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि जब, जिसकी मैं बार बार वकालत करता हूँ कि हिंदी को अगर अपना संवर्धन करना है तो स्थानीय बोली भाषा की उपेक्षा करके नहीं, तो यहाँ हिंदी सेतु का काम कर सकती थी, जो संभवतः नहीं हुआ, क्योंकि बांग्ला एक समृद्ध भाषा है। बांग्ला के साथ हिंदी को स्थापित करना या हिंदी के साथ कदम से कदम मिला के बांग्ला चले, उसके लिए जरूरी है कि एक समन्वयक हो, एक ऐसा व्यक्ति हो जो दोनों को साध ले। ऐसी स्थिति हुई नहीं, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो सकती है और तमाम संभावनाएं तो अनंत हैं। अब ऐसी कहीं स्थिति नहीं है, क्योंकि जैसा आपने बाजार की बात की, तो भाषाएं वही जिंदा रहेंगी जो बाजार केंद्रित भाषा होगी। बिना तो ऐसी स्थिति में हिंदी, चूंकि पूरे देश में कहीं न कहीं बोली जाती है, समझी जाती है, पूरी दुनिया में बोली समझी जाती है, तो यहाँ भी जब बाजार विकसित होंगे, जब बाहर से लोग आएंगे, तो लिंग्वा फ्रंका हिंदी तो होगी ही, जैसे गुवाहाटी में है, जैसे अरुणाचल में है, जैसे मेघालय में है, लोग बोलते ही हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ विरोध नहीं है भाषा को लेकर के। अगर आप यहाँ हिंदी बोलते हैं, जो मेरा अपना अनुभव है, तो लोग बहुत ही सहजता से आपका सहयोग करते हैं कि नहीं भाई नए व्यक्ति हैं, बाहर से आए हैं, इनका सहयोग किया जाना चाहिए। इस तरह का कोई विरोधी स्वर मुझे कभी सुनाई नहीं दिया। और ये भाषा के लिए बहुत ही सुखद लक्षण है कि भाषा के नाम पर जैसे नहीं होता है कि नस्ली टिप्पणी लोग कर देते हैं, उस तरह का अनुभव मेरा अपना यहाँ नहीं रहा भाषा को लेकर। मनोज सर, आप बताएं कि क्या मेरा जो अनुभव है कि यहाँ पे देखा जाए तो मेरा तो अरुणाचल प्रदेश का भी मैं 2 बार जाना हुआ है। वहाँ पे हिंदी की जो स्थिति है, बहुत संपर्क भाषा के रूप में एक तरह से उसका प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर। त्रिपुरा में इसके लिए हिंदी के लिए अवकाश थे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब देखा जाए तो अब हिंदी एक तरह से जो है प्रचार प्रसार त्रिपुरा में बहुत तेजी से हो रहा है। और इसका मैं कारण एक ये भी मानता हूँ कि इसमें जो सिनेमा का एक बड़ा योगदान है,
और सिनेमा के जो गीत हैं, संगीत हैं और जो सिनेमा की जो फिल्में हैं जो है, उनको देखा जाए तो वो यहाँ के लोगों के बीच में काफ़ी उसको लोग रुचि से देखते हैं जो सर मैं यहाँ पे जो एक थिएटर है जो सिनेमा है, उसमें मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर हिंदी फिल्में लगती हैं और लोग बड़े मतलब खूब भीड़ रहती है देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि लोग हिंदी को यहाँ अपनाने में किसी को कोई दुविधा नहीं है और किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, जैसा कि सर ने कहा जाए। अब देखा जाए तो विश्वविद्यालय में भी जो हिंदी के पहले छात्र होते थे, जैसा कि सर अपनी बातचीत में बताते हैं कि जब सर आए यहाँ पे तो बहुत कम संख्या थी उनकी, 2-3 विद्यार्थी हुआ करते थे। अब उनकी संख्या जो है मतलब समझिए कि 60 के आसपास जो है हमारे विभाग में हिंदी पढ़ने वालों बच्चों की संख्या हो गई है। तो मुझे लगता है कि हिंदी का विकास त्रिपुरा में भी जो है वो हो रहा है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि शायद एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का लोग प्रयोग करेंगे। मुझे लगता है सर कि त्रिपुरा की जो एक संस्कृति है वह स्वीकारोक्ति की संस्कृति है, जो आत्मसात करने की संस्कृति है। धीरे धीरे लोग उस भाषा को आत्मसात कर रहे हैं, उसके साथ कदम से कदम मिला के बढ़ना चाहते हैं। त्रिपुरा की या हिंदी के पूर्वोत्तर में विकास पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा आते हैं हिंदी के जो महत्वपूर्ण विद्वान और महत्वपूर्ण लेखक माने गए प्रेमचंद के विषय में हम आते हैं। प्रेमचंद के विषय में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। प्रेमचंद को सभी वर्ग के लोग पढ़ते आए हैं, सभी उम्र वर्ग के लोग पढ़ते आए हैं। तो प्रेमचंद की प्रासंगिकता आज हमारे बीच क्यों है? क्या कारण है कि आज भी प्रेमचंद हमारे लिए प्रासंगिक है? सर आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। देखिए, प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार हैं जिसे हम कहते हैं ना कि कोई भी रचना कालजयी क्यों होती है, कोई भी रचनाकार अमर क्यों हो जाता है, तो अपनी रचनाओं के चलते। क्योंकि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रचनाकारों के बारे में हम कहते हैं उनके साथ हमने था शब्द नहीं कभी प्रयोग किया, वो हमेशा वर्तमान में होते हैं जी। तो लेखक मरता नहीं है, रचनाकार मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि अपने रचनाओं में जिंदा रहता है। और प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं तो जब गोरकी की बात आती है, टॉलस्टॉय की बात आती है, तो उसके साथ प्रेमचंद का भी नाम लोग लेते हैं। तो इसका ये अभिप्राय हुआ कि प्रेमचंद की स्वीकृति सिर्फ भारत में नहीं, भारत से बाहर भी। ऐसा नहीं कि प्रेमचंद के पहले भी देश में लोग लिख रहे थे। अगर आप फकीर मोहन सेनापति की बात करें जो उड़ीसा में लिख रहे थे, स्वयं शरद चंद्र बंगाल में लिख रहे थे, या पूर्वोत्तर में तो उसमें इस तरह के लेखक नहीं थे हिंदी में लिखने वाले, लेकिन अपनी अपनी भाषा में तो लोग लिख ही रहे थे और उनकी स्वीकारोक्ति तो थी ही। और ऐसा नहीं था कि प्रेमचंद ने कुछ अलग से लिखा। भारत के बिहार राज्य की आप बात कर लें जहाँ रेणु लिख रहे थे। तो मुझे तो ये लगता है कि प्रेमचंद की स्वीकृति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेमचंद की रचनाओं में हम अपने को खोज लेते हैं। और आश्चर्य तो तब होता है कि उसमें आप उनकी कहानियों को आप ले लें। उनकी कहानी, जैसे लोग कहते हैं ना कि प्रेमचंद यथार्थ और आदर्श की बात प्रेमचंद की रचनाओं को लेकर के होता है, वो तो भारी भरकम शब्द है, आम जन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप ईदगाह कहानी पढ़ते हैं, तो जब आप दो बैलों की कथा पढ़ते हैं, जब आप पूस की रात पढ़ते हैं, जब आप कफन पढ़ते हैं, तो ये सब जो कहानियां हैं वो आपके मन को छूती हैं। उसमें कहीं ना कहीं हम आप होते हैं, हमारा गांव होता है, हमारा परिवेश होता है। तो जिन रचनाओं में आप हो, आपकी उपस्थिति हो, आपके समाज की उपस्थिति हो, और उसको पढ़ने के बाद आपका सहज रूप से मन आकृष्ट हो जाए। मैंने कभी चर्चा आपसे की थी कि जब मैं गोदान को पढ़ता था, गोदान में 2 कथा चलती है, गांव और शहर की। जब शहर की कथा आती थी तो मैं पन्ने पलट देता था, 6ठी क्लास की बात है, क्योंकि मुझे गाँव की कथा अच्छी लगती थी। क्योंकि मैं गाँव का रहने वाला था, तो मैं उस गाँव में अपने को खोजता था। जब कभी मैं हामिद के बारे में सोचता था तो मैंने कहा कि ये मेरे मन में, मैं भी तो मेला देखने जाता था, मेरी भी दादी चूल्हे के पास बैठ के रोटी बनाती थी, तो हमने चिमटा क्यों नहीं खरीदा। तो ये जो मन को छू लेने वाली बातें हैं। और कोई भी रचनाकार किसी के हृदय प्रदेश पर तब राज करता है जब वो उस देश के लिए, उस समाज के लिए लिखे। केवल यूटोपियन थाट लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और प्रेमचंद सही अर्थों में जन लेखक हैं, जनता के बीच के लेखक हैं, और विषय भी वहीं से चुनते हैं। और आप देख लीजिए उनकी मंत्र कहानी को पढ़िए आप, जिसकी चर्चा मंत्र नाम से 2 कहानियां हैं, लेकिन आप देखिए उस मंत्र की कहानी में किस तरह से माने लगता है कि हमारे बीच की घटना है। 2 बैलों की कथा जिसकी चर्चा मैंने की, आप जब पढ़ते हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये लगता है कि बिल्कुल सत्य घटना है। ये हर कहानी सत्य क्यों प्रतीत होती है? इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं हम हैं, रचनाकार है, और रचनाकार की अगर उपस्थिति है तो रचनाकार जीवंत रहेगा ही। लिख करके अगर वो चुप हो गया, लिख करके वो अलग हो गया,
तो फिर रचना कालजयी नहीं हो सकती। इसलिए प्रेमचंद की उपस्थिति पहले भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। और प्रेमचंद ने इसमें मुझे लगता है कि हर वर्ग के लिए, जैसा कि सर ने बताया कि हर वर्ग के लिए उन्होंने कहानियां लिखी हैं। जैसा कि सर ने मंत्र का भी जिक्र किया, ईदगाह का भी जिक्र किया। आप ईदगाह पढ़िए तो अच्छी ईदगाह कहानी जो है, प्रेमचंद पे आरोप लगता रहा कि नहीं, प्रेमचंद मनोवैज्ञानिक कहानीकार नहीं है, लेकिन आप उनकी जो कहानियां पढ़ेंगे, ईदगाह देखिए, ईदगाह में देखिए जो हामिद का जो मनोविज्ञान है वह किसी न कहीं किसी एक अंत में जो है आप देखेंगे कि हामिद और उसकी जो दादी है, दादी उसके गले लग के रोने लगती है और हामिद वहाँ पे दादी के रूप में बड़ा बन जाता है और जो है दादी कहीं न कहीं हामिद के रूप में एक जो है वो बच्ची के रूप में जो है रोती हैं जो है। तो ये मनोविज्ञान को पकड़ने के लिए देखा जाए तो प्रेमचंद की जो दृष्टि थी वह उनकी एक कह सकते हैं कि एक अलग तरह की दृष्टि थी जो हर वर्ग के लोगों को वह पकड़ लेती थी, उनकी जो दृष्टि। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद की प्रासंगिकता वह आज भी है और कल भी रहेगी और आने वाले दिनों में तो थी ही, जो बीत गए दिन उनमें तो थी, लेकिन आने वाले दिनों में रहेगी प्रेमचंद की प्रासंगिकता, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग के लिए जो है लेखन किया है। जो है इनके आप लेखन में देख लीजिए, किसान भी है, इनके लेखन में जो है पूंजीपति भी है। तो ये सारी चीज़ें जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं, तो वो चीज़ें हैं। किसान की चर्चा आते ही हमारे जहन में बार बार होरी याद आता है सर, राय साहब याद आते हैं, गोदान के ये पात्र याद आते हैं जो कालजयी हो गए, प्रेमचंद के कारण ही कालजयी हो गए। और प्रेमचंद का विशेष संबंध गंभीर परिवेश से रहा है। हामिद का चिमटा तो अविस्मरणीय हो गया है सभी वर्ग के लोगों के लिए। दूसरी एक बात सर कि जिस दौर में प्रेमचंद लिख रहे थे वह स्वाधीनता आंदोलन का दौर था। उस समय भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था और उस समय जो साहित्य देश प्रेम से संबंधित लिखा जाता था उस पर ब्रिटिश सरकार उसे प्रतिबंधित कर देती थी, सीडिशन लगा दिया जाता था। तो प्रेमचंद की कहानी भी एक थी सोजे वतन, जिसे जब्त कर लिया ब्रिटिश सरकार ने। कृपया उस पर थोड़ी सी अपनी दृष्टि डालें। सोजे वतन कहानियों का संग्रह है और सोजे वतन पर प्रतिबंध लगना, मेरा अगर व्यक्तिगत मत माने तो कभी कभी एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि ब्लेसिंग डिसगाइज। अच्छा हुआ सोजे वतन प्रतिबंधित हो गया, क्योंकि सोजे वतन के बाद एक नए अवतार में प्रेमचंद आते हैं। उनका नाम ही प्रेमचंद, ये छद्म नाम था। धनपत राय कब प्रेमचंद हो गए, तो मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ कि प्रेमचंद धनपत राय हुए, धनपत राय से प्रेमचंद हुए। और उन्होंने, क्योंकि जब वो सोजे वतन तो उर्दू में छपती थी, सारी कहानियां उर्दू में थी और उर्दू का बहुत बड़ा पाठक वर्ग नहीं था। जो शहर के अभिजात्य वर्ग थे वही पढ़ते थे, गांव गिराव के लोग तो उर्दू नहीं जानते थे, न पढ़ पाते थे। तो प्रेमचंद ने जो स्विच ओवर किया, प्रेमचंद ने जो अपना लिखने का दायरा बदला कि नहीं मैं हिंदी में लिखूंगा, तो हिंदी में प्रेमचंद के रूप में उनका आना एक सुखद घटना है। अच्छा हुआ सोजे वतन जब्त हो गई, आज नहीं कल तो जब्त होने ही वाली थी, होती ही। लेकिन प्रेमचंद के रूप में जब वो आते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा पाठक का वर्ग मिलता है। मुझे तो लगता है अगर वो हिंदी में नहीं लिखते तो प्रेमचंद न रहते। वो तो कहते ही थे, कहीं मैंने लिखा पढ़ा कि धनपत राय तो लंगूरे रहे, प्रेमचंद हो गए। धनपत राय को कितने लोग जानते हैं, लेकिन जब वो प्रेमचंद होते हैं तो पूरी दुनिया में प्रेमचंद जाने जाते हैं। और जब हिंदी में लिखने के चलते एक पाठकों का बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ता है। आप जानते हैं कि कोई भी रचना पाठकों से ही बड़ी होती है, बड़ी बनती है। जिस रचना को जितने अच्छे पाठक मिलेंगे वो रचना उतनी अच्छी होगी। क्योंकि तो आप मानेंगे कि रचना, अगर पढ़े जाने वाली रचना, अच्छी रचना रची जाएगी तो पढ़ने वाले लोग मिलेंगे ही, और फिर न तो रचना खत्म होगी न वो भाषा खत्म होगी। तो प्रेमचंद एक ऐसे दौर में आते हैं और आज़ादी का वो संघर्ष, ऐसा नहीं कि प्रेमचंद ने लिखना छोड़ दिया देशभक्ति पर, हाँ अपना उन्होंने तौर तरीका बदला। दो तरह से होता है कि सीधे जाके तोप के सामने खड़े हो जाएं या शिवाजी की तरह छद्म युद्ध करें। तो कलम का जो सिपाही होगा वो तो यही सोचेगा कि नहीं भाई, हम सीधे शहीद क्यों हो, लिखें, लिखते जाएं, संकेत रूप में लिखें। उनके तमाम रचनाओं में क्या अंग्रेजों का विरोध नहीं है? है, हर जगह है, संकेत रूप में है। खुल करके सत्ता का विरोध नहीं कर सकते और वो संभव भी नहीं था। इसलिए प्रेमचंद का भी उतना योगदान है।
सोजे वतन के बाद अगर जो कुछ उन्होंने लिखा है आप देख लीजिए उठा करके, गोदान को ही देख लीजिए, सूरदास जो कैरेक्टर उनका है, दूसरी रचनाओं में आप देख लीजिए, गबन देख लीजिए, सेवा सदन देख लीजिए, जितने जिस भी रचना में आप प्रवेश करेंगे कहीं न कहीं प्रेमचंद उस युग के यथार्थ को भी लिख रहे थे अलग अलग तरीके से। क्या सूरदास गांधी नहीं है? लोग तो कहते हैं कि सूरदास ही गांधी है। और कहीं न कहीं सर मुझे लगता है कि इसमें बाद के रचनाकारों के लिए प्रेमचंद ने जो है खाद का काम किया जो है। शायद प्रेमचंद आप सही कह रहे थे कि हिंदी में यदि नहीं आते तो शायद हमारे जो कथा साहित्य की जो परंपरा, इतनी समृद्ध परंपरा बाद में चलकर विकसित हुई है, वो शायद हमें देखने के लिए नहीं मिलता। प्रेमचंद के लिए कोई बहुत कह सकते हैं कि समृद्ध वो परंपरा कथा साहित्य की नहीं रही है। और जब भी हम उपन्यास या कहानी के संदर्भ में जब भी हम बात करते हैं तो प्रेमचंद से ही वास्तव में जो है हम उपन्यास का विकास देखते हैं, या उपन्यास का वास्तविक आराम जो प्रेमचंद से मानते हैं। प्रेमचंद से पहले कुछ कहानियां लिखी गई थी जिसमें चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी महत्वपूर्ण थी जो है, शंकर प्रसाद लिख रहे थे। उस दौरान जो है प्रेमचंद उर्दू में लिख रहे थे, और ये सोजे वतन जो प्रतिबंधित हुई तो उसके बाद जो है फिर वो आए जो है हिंदी में, और फिर प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे जो है। शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि उर्दू में शायद वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। हाँ, तो, नवाब राय के नाम जी, और बहुत उनके जो उपन्यास हैं वो उर्दू में लिखे गए थे। जैसे में सेवा सदन भी पहले उर्दू में ही लिखा गया था, बाद में उसका जो हिंदी रूपांतरण किया। इसी तरह से उनके और भी उपन्यास हैं। तो प्रेमचंद की जहाँ तक आप स्वाधीनता की बात कर रहे थे कि प्रेमचंद के जो उनका लेखन है उसमें स्वाधीनता की अनुगूंज तो है, शायद इसीलिए जो है उनकी रचनाएं वो सोजे वतन प्रतिबंधित की गई थी। उसमें जो कहानियां आप देखेंगे तो उसमें वो राष्ट्र की बात करते हैं, अंग्रेजों के उसमें थोड़ा सा उनका स्वर मुखर हुआ है। वो एक कहानी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें वो सीधे सीधे जो है अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से जो है स्वतंत्रता की वो बात करते हैं। और बाद के उनके रचनाकारों में जैसा कि सर ने यह कहा कि जो है सीधे सीधे वो अंग्रेज सरकार की विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो वह विरोध जो है प्रत्यक्ष रूप से हमें जो है उनके उपन्यासों में दिखाई देता है। जी सर, दो महत्वपूर्ण संकेत मिले सर। आपने बताया कि हिंदी में यदि प्रेमचंद नहीं आते तो प्रेमचंद नहीं होते। उस दौर में मुझे आचार्य शुक्ल की एक पंक्ति याद आती है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे, बड़ा नाम है। उन्होंने कहा कि उस दौर में जब देवकीनंदन खत्री लिख रहे थे, बहुत सारे लोगों ने उपन्यास पढ़ने के लिए, देवकीनंदन खत्री को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पाठक वर्ग हिंदी की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो इसलिए बहुत सारे लोग अपने पाठक वर्ग के लिए भी हिंदी में आए। यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। और जैसा कि आपने बताया कि प्रेमचंद के विषय में कि प्रेमचंद ने उर्दू से हिंदी में लिखना 1915 के बाद ही आरंभ किया। चंद्र शर्मा गुलेरी के बाद ही सबसे पहले उनकी कहानी आई थी हिंदी में, जो छपी प्रकाशित हुई थी। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँगा। चंद्रकांता जब छप के आई तो उसको पढ़ने के लिए लाखों की तादाद में बंगालियों ने हिंदी सीखी। जी, एकदम से बंगालियों ने हिंदी सीखी। तो इसीलिए तो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था ना कि अगर पढ़ने लायक जब भी लिखा जाएगा हिंदी में तो हिंदी जिंदा रहेगी। होता क्या है कि पढ़ने लायक अगर लिखा नहीं जाएगा, बोझिल और बहुत भारी भरकम साहित्य कोई नहीं पढ़ता है। प्रेमचंद क्यों प्रेमचंद हुए? इसलिए क्यों आप उसमें अपनी छवि देखते हैं। प्रेमचंद जन सामान्य की भाषा में जन सामान्य के लिए लिखते थे, जनता के लिए लिखते थे, अभिजात वर्ग के लेखक नहीं थे वो। जी। तो जब चंद्रकांता या चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए लाखों गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों ने हिंदी सीखी, इसका अभिप्राय कि अगर पढ़ने लायक लिखा जाएगा तो हिंदी तमाम उन सीमाओं का अतिक्रमण करेगी जो उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रेमचंद के बारे में जैसा आपने कहा कि मुझे तो यही लगता है कि प्रेमचंद का वो दौर जब चारों तरफ गुलामी का स्वर गूंज रहा, उसमें रह करके, और आप जानते हैं प्रेमचंद बहुत अच्छे परिवार से नहीं थे, इस पर भी बहुत सारी बहस लोग करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति लिख तो रहा था। तमाम ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, कम से कम वो व्यक्ति लिख रहा था।
और क्यों लिख रहा था, कोई रचनाकार क्यों लिखता है, क्योंकि वो जानते थे कि लिख करके ही हम, जैसे नहीं होता गिलहरी प्रयत्न, आज़ादी की लड़ाई में वो गिलहरी प्रयत्न ही क्यों न हो, लेकिन वो प्रयत्न उन्होंने किया और उनके तमाम समकालीनों ने किया। आपने एक अच्छी बात कही कि प्रेमचंद के बाद मुझे याद आता है बलचनमा। बलचनमा को जब मैं पढ़ता हूँ नागार्जुन को, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो गलतियाँ प्रेमचंद का होरी करता है वो गलतियाँ बलचनमा नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि बलचनमा कहीं न कहीं होरी की समाधि का वो बिरवा है जी, जो वो उन गलतियों को दोहराता नहीं है और वो सीख लेता है। और होना यही चाहिए कि हम जिन गलतियों के चलते गुलाम हुए, जिन गलतियों के चलते हमने अपनी भाषाई समृद्धि को खोआ, वो गलतियाँ दोहराई न जाएं, अन्यथा न तो इतिहास हमें माफ़ करेगा, न तो आने वाली पीढ़ी कभी आपको अच्छी नज़र से देखेगी। आपने बहुत अच्छी बात कही सर। मुझे याद आ रहे हैं विद्यानिवास मिश्र, जिन्होंने कहा कि परंपरा क्या होती है। कोई अपना कहानीकार है, कोई अपनी परंपरा से सीखता है। क्या सीखता है? तो परंपरा वही होती है जो अपने आप को आगे ले जाए और अपनी गलतियों को छोड़ दे। जो गलतियां हो जाती है उसे रूढ़ी मान लिया जाता है, रूढ़ी तो टूट जाती है। और परंपरा को उन्होंने कहा कि कईन होती है, बांस की कईन होती है जो लचक कर आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो एकदम परंपरा की याद दिलाई आपने कि प्रेमचंद की परंपरा के नागार्जुन है। सर, आप नागार्जुन से ही याद आया कि फणीश्वरनाथ रेण को भी उसी श्रेणी में रखा जाता है। कुछ आप उन पर बताएं। देखा जाए तो प्रेमचंद की परंपरा का जो विकास आगे चल के होता है वह नागार्जुन और रेणु में सही रूप में देखने को हमें मिलता है, क्योंकि प्रेमचंद के कथा साहित्य में हम देखें तो ग्रामीण परिवेश की उपस्थिति अधिक है। और फणीश्वरनाथ रेणु का जो प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ था, उसके बाद पति परिकथा है, तो इन दोनों में रेणु ने अपने अंचल क्षेत्र को जो है विशेष रूप से जगह दी है और ग्रामीण परिवेश पूरी तरह से उसमें सजग रूप में और सचेत रूप में हमें दिखाई देता है। कहीं न कहीं रेणु का जो उपन्यास साहित्य है, ये मैला आंचल की मैं बात कर रूँ तो उसमें वह रेणु के यहाँ यह है देखने में आता है उनके गांव में कि उनके गांव में ऐसा नहीं है कि केवल शोषण ही है गांव में। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि जो है भारत की आत्मा जो है गाँवों में बसती है, और बाद में फिर जो है डॉक्टर अंबेडकर ने फिर कहा कि नहीं, जो है गाँव तो शोषण के बिल्कुल जो है कारखाने हैं। और शायद रेणु जो है इस चीज़ को, अंबेडकर की बात से वो सहमत नहीं है और वह कहते हैं कि यदि गांव में जो है दुख है सुख है तो वहाँ पे हर्ष भी है, उल्लास भी है, वहाँ पे तीज है, त्यौहार है, इन सब में जो है ग्रामीण इसी में जो है रचता बसता रहता है। तो कहीं न कहीं जो भारतीय जो ग्राम है और खासकर जो नॉर्थ इंडिया के जो गांव हैं उत्तर भारत के, उसकी वास्तविक जो कह सकते हैं कि छवि जो है वह हमें रेणु के उपन्यासों विशेषकर मैला आंचल में वह हमें दिखाई देती है। जो गांव की जो अपनी राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, सब कुछ समग्रता में कहा जाए तो मैला आंचल में हमें जो दिखाई देता है। जी, मैं इनकी बातों को जोड़ना चाहूँगा कि प्रेमचंद के बाद जब हम रेणु को पढ़ते हैं तो फिर प्रेमचंद की कमी हमें नहीं खलती, विशेष रूप से हम कहानियों की बात करें। जैसे उनकी कहानी, दो कहानियां, संवदिया और तीसरी कसम। एक और कहानी में जोड़ना चाहूँगा जी, पंचलाइट। जी बिल्कुल सही। पंचलाइट में जो जैसे लगता है कि हमारे घर गांव की कहानी हो जी, कि बगल के गांव में अगर पंचलाइट आ गया तो हमारे गांव में क्यों नहीं, और हमारे गांव में आता है उसे जलाने वाला कोई नहीं है। तो एक लड़की आती है और उस लड़की से मैंने कहती है कि एक व्यक्ति जानता है बगल के गांव में, और वो बोल नहीं पाती उसका नाम, तो अपनी सहेली से कहती है, उसका नाम गोधन है, तो चिगो चिध चिन्ह करके वो गोधन बताती है। ये एक परंपरा रही है गांव में, पूरा नाम न लेके संकेत में बता देना। तो जब हम गोधन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हर गांव में ऐसे गोधन हुआ करते थे जिनकी बड़ी इज्जत थी। गांव में जब साइकिल आई होगी, जो चलाता रहा होगा उसको लेकर के कितने अच्छे मन भाई इसको साइकिल चलाने आता है। आज तो पायलट है, उनको देख के कोई नहीं देखता भाई यहाँ चला लेते हैं, जहाज चला लेते हैं, फाइटर प्लेन चलाते होंगे। तो वो जो प्रेमचंद की कमी हमें खलती थी वो जा करके रेणु में वो कमी पूरी होती है। आपने तो देखा ही तीसरी कसम, जो मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम पर जो फिल्म बनी, वो फिल्म क्यों मील का पत्थर साबित होती है। आप जरा कल्पना कीजिए कि मैं तो उस फिल्म को देखता हूँ या कहानी को पढ़ता हूँ, मुझे तो फिल्म ही मेरे जहन में रहती है। जब वो पूछती है वहीदा रहमान कि
तुम्हारे घर में कौन है? तो कहता है भैया है, भाभी है, कमली है। जिस परंपरा की आप बात कर रहे थे उसी परंपरा से मैं जोड़ना चाहूंगा कि भैया है, भाभी है, कमली है। तो पूछती है कमली तुम्हारी जोरू है? तो राज कपूर हंसता है, कहता है कि नहीं, गाय है। गाय है। तो हमारी परंपरा में गाय भी हमारे परिवार के सदस्य होती है। हमारी परंपरा में घर का कल्लू मल्लू लल्लू जो कुत्ता है वो भी हमारे परिवार का हिस्सा होता है। हमारे घर में तोता अगर पाला जाता तो वो भी हमारे परिवार का हिस्सा होता है कि मिट्ठू को आपने मिर्च दी कि नहीं, कल्लू को रोटी मिली कि नहीं मिली, गाय को पहली रोटी मिली कि नहीं मिली। ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा को इन्हीं लेखकों कवियों ने जीवित रखा है, अन्यथा कौन नाम लेगा। अब तो लगता है कि तीसरी कसम जैसी फिल्म ही नहीं बनेगी, क्योंकि वो गांव नहीं रहे, वो परिवेश नहीं रहा। तो जब आपको उस समय के इतिहास को देखना हो, इसलिए कभी कभी मुझे दुख होता है कि हमारे देश के इतिहासकारों ने जब इतिहास लिखा तो उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण स्रोत था इतिहास लेखन का उसकी उपेक्षा की, वो था साहित्य। साहित्य में क्या लिखा जा रहा था, अगर इसको शायद लेते तो उन अमर सपूतों का नाम भी शामिल करते जो लोक में विख्यात थे, लोक में मौजूद थे। क्योंकि आप जानते हैं कि लोक जिसे स्वीकार करता है वो जीवंत हो जाता है और लोक के सामने शास्त्र भी घुटने टेक देता है। तो उन इतिहासकारों ने लोक की तरफ नहीं देखा, केवल साहित्य की तरफ नहीं देखा, केवल उनके पास जो सामग्री थी वो भी अंग्रेजों की दी हुई सामग्री, उससे इतिहास लिखा, तत्कचरा इतिहास लिखा, आधातिया इतिहास लिखा, जिसको लेकर के आज भी हमारे मन में क्षोभ है, विक्षोभ है, दुख है, पीड़ा है। आप ठीक कह रहे हैं सर। मुझे एक विद्वान की बात याद आ रही है। उसने एक किताब लिखी इतिहास के बारे में, हिस्टोग्राफी कहा जाता है। उसने कहा कि इतिहासकार करता क्या है, इतिहासकार का तो मुख्य काम व्याख्या करना है, लेकिन वह अपने ढंग से कथ्य चुनता है। इतिहासकार एक तरह का मछुआरा है जो जानता है कि कौन सी मछली कहाँ मिलेगी, उस ढंग की बंसी लगाता है और उस ढंग से तथ्य इकट्ठे करता है और उसकी व्याख्या करता है। तो इतिहास का सम्यक विश्लेषण जब तक न हो तब तक यह कमी हमें हमेशा महसूस होती रहेगी कि एक अच्छा इतिहास लिखा जाता है, एक आधुनिक भारत का। और हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश में इतिहास लिखवाया गया, स्वतः नहीं लिखा लोगों ने। और जब कुछ चीजें लिखवाई जाती हैं तो आप सोच लीजिए कि उसमें कहीं न कहीं वैचारिकता, कहीं न कहीं उस राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव रहेगा और बहुत सारे सच को छिपाया जाता है। सच जो है छिपाया जाएगा, किसी भी नाम से छिपा रहे हैं आप। तो जीता जागता इतिहास जो होना चाहिए था, जो भी हमारे साथ घटा, हम तो चाहते हैं कि वो सब कुछ आए जिसके चलते हम गुलाम हुए। क्यों नहीं लिखा गया? क्यों एक खास वर्ग की ही चर्चा इतिहास में होती है, कुछ खास वंशों की चर्चा होती है जो जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। और भी तो लोग थे जिन्होंने शासन किया हमारे ऊपर, जो हमारे अपने थे, हमारी धरती के लोग थे, उनको छोड़ करके इस तरह का इतिहास। तो मुझे लगता है कि साहित्य एक बहुत बड़ा स्रोत है इतिहास लेखन का, जिसकी उपेक्षा की इतिहासकारों ने। जी सर, एकदम यही बात विशंबर शरण पाठक कहते हैं। वे एक बड़े इतिहासकार हुए, विशंबर शरण पाठक A.L. बाशम के प्रख्यात शिष्य थे। उन्होंने कहा कि हर्षचरित से लेकर के राजतरंगिणी तक को उन्होंने इतिहास का स्रोत माना और उसी पर इतिहास की पूरी व्याख्या उनकी टिकी हुई है। तो हम आते हैं, फिर हम लोग परंपरा पर थे कि परंपरा की कौन सी बात और परंपरा किस तरह रक्षणीय है, परंपरा किस तरह हमें आगे ले जाती है। तो इसी परंपरा को रक्षणीय कवि हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जो बार बार अपनी कविताओं से हमें हतप्रभ करते रहते हैं, हमें एकदम उदित कर देते हैं। कभी कभी देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के अमर सपूत हैं। उन्होंने एक जगह जो देश में 15 अगस्त को हम लोग देश को आज़ाद कहते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, उनकी चिंता किस ढंग की है कि आज़ादी में जिन लोगों ने सहयोग किया उनकी भागीदारी अभी नहीं कहीं दिख रही है। इस बात को लेकर वो बहुत व्याकुल रहा करते थे। उन्होंने एक जगह लिखा कि जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। तो मैं चाहूंगा सर कि आपको सानिध्य भी मिला है उनका और आप उन पर कुछ अपने अनुभव। जी, अटल जी के साथ कुछ स्मृतियां भी जुड़ी हैं मेरी। और जब अटल जी की कविताओं की बात करते हैं और उन्हें एक परंपरावादी कवि मानते हैं आप, राष्ट्रवादी कवि मानते हैं, तो मैं तो देखता हूं कि अटल जी में परंपरा और प्रयोग का एक अद्भुत समन्वय दिखता है। उनके भीतर जब हम देखते हैं तो बौद्धिकता भी उसी स्तर की है, व्यावहारिकता भी उसी स्तर की है। और ये कोई मायने नहीं रखता है कि उन्होंने कितना लिखा है,
उन्हें कोई पुरस्कार मिला कि नहीं मिला, वो किसी धारा के प्रतिनिधि कभी बन पाए कि नहीं बन पाए, लेकिन अटल जी जब मंचों पर होते थे, एक तो जबरदस्त ओरेटर थे, अद्भुत वक्तृता थी। कभी मैंने आपसे बताया था कि अटल जी को सुनने के लिए मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था और बनारस से चल करके पटना के गांधी मैदान में गया। मुझे नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं, लेकिन ये था कि नहीं सुनना है। उनको सुनने के लिए टाउन हॉल बनारस में चले जाया करते थे। अब ये कौन सी ललक थी मुझे नहीं पता है, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप देखें कि किसी राजनेता में, जिसे एक शब्द हम लोग बोलते हैं अजात शत्रु, ऐसे कितने राजनेता हैं जिन्हें हम अजात शत्रु की उपाधि दे सकते हैं, जो सभी दलों में जिसकी समान रूप से स्वीकृति हो, सम्मान हो। ऐसा राजनेता जिसके भीतर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेटमैनशिप, ऐसे कितने राजनेता पैदा हुए जिसे पूरा देश जानता हो। और ऐसा कौन नेता है जो देश के कण कण से परिचित हो। मेरी उनसे पहली भेंट हुई, उन्होंने पूछा कहाँ हो तुम, हमने कहा कि मैं अरुणाचल प्रदेश में काम करता हूँ। कहाँ, हमने कहा ईटानगर में। एक जगह पासी घाट है, हमने कहा जी एक जिला मुख्यालय है। अच्छा, वहीं एक जुनाई जगह का नाम है, कि जी है, चेक पोस्ट वहीं है। हाँ, लोहिया जी ने वहीं से इनर लाइन पास को वायलेट किया था और अंदर चले गए थे बहुत दूर तक, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ऐसे कितने राजनेता हैं जो आज तो पूर्वोत्तर बहुत सहज सरल हो गया है। उस जमाने में 1950 के दौर में अगर लोहिया वहां से चल करके पासीघाट आते हैं और किसी एक नियम का विरोध करते हैं, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, तो ऐसे राजनेता गिने चुने मुट्ठी भर, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता। और उनके भीतर जब वो कविता रचते हैं तो उनके भीतर कविता कहीं न कहीं एक संपूर्ण राष्ट्र को परिभाषित करती है। उनके भीतर राष्ट्र बोलता है और राष्ट्रभक्ति बोलती है, और उनका दर्द भी छलकता है। जैसे आपने कहा, दर्द क्यों नहीं छलकेगा? आज़ादी, क्या आज़ादी का मतलब यही है कि हमने 15 अगस्त से 26 जनवरी को झंडा फहरा दिया? आज़ादी जिस लिए हासिल की गई थी, क्या वो पूरी हुई? जनसामान्य की, आमजन की इच्छाओं की पूर्ति हुई? तो नहीं। उस पीड़ा को यत्र तत्र सर्वत्र अटल जी व्यक्त करते थे अपनी कविताओं में। और वो तो कहते थे, जो 2 तरह की अनुभूतियों की चर्चा उनकी कविताओं में होती है, आओ फिर से दिया जलाएं, जी, या गीत नया गाता हूँ अब, या गीत नहीं गाऊंगा। हाँ। ये जो ये उनकी पीड़ा है। और एक तरह से कहिए कि उनका ये व्रत भी है कि गीत नहीं गाऊंगा। क्यों गाऊंगा? या फिर कहते नहीं, जब एक कवि को उम्मीद जगती है। देखिए, उम्मीद तो दुनिया कायम है। और वो एक ऐसे राजनेता थे कि जब वो मंचों पर होते थे, सदन में होते थे, तो शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्तित्व होते थे। लेकिन जब गैर राजनीतिक मंच में होते थे, शुद्ध रूप से कवि होते थे, हंसोड़िए होते थे, मजाकिए होते थे। और जो प्रत्युत्पन्न मतित्व उनकी है वो तो अद्भुत है। कब कहाँ किसको क्या बोल देंगे, और लोग परिहास में लेते थे, और असामान्य बात भी वो सामान्य ढंग से कह जाते थे। 2 दिन बाद लोग हंसते थे कि अटल जी के कहने का यह अभिप्राय था। तो ऐसे हमारे अटल थे, जिनकी कविताओं में समूचा राष्ट्र परिभाषित होता हो। ऐसा कभी शायद ही बिरला होगा। और हिंदी साहित्य को उन्होंने कितना समृद्ध किया, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन उनकी जितनी कविताएं उन्होंने लिखी, एक पत्रकार के रूप में अपना जीवन शुरू करते हैं, पांचजन्य जैसी पत्रिका का संपादन करते हैं, अर्जुन जैसे समाचार पत्र या पत्रिका का संपादन करते हैं। अब आप बता दीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो पेशे से वकील हो, वकालत कर रहा हो, और आश्चर्य तो तब होता है, पिता पुत्र एक ही महाविद्यालय में, लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। ये अद्भुत है। और मैं तो उनकी जन्मस्थली जा चुका हूँ, ये जो मध्य प्रदेश की क्या कौन सी छावनी है, सिंधे की छावनी, ग्वालियर में, वहाँ मैं जा चुका हूँ। और ऐसे ऐसे उदाहरण उनसे जुड़े हुए आज के राजनेताओं में वो गुण कहाँ है? उनकी भतीजी, उन्होंने तो शादी नहीं की थी, उनकी भतीजी से जब मैंने बात की, उन्होंने कहा 77 में जब वो विदेश मंत्री थी तो आए थे ग्वालियर में। उनकी सभा खत्म हुई तो हम लोगों ने सोचा कि अटल जी जाएंगे घर। मैं जाके अटल जी की गाड़ी में बैठ गई। अटल जी आए, बोले उतरो तुम, ये अटल की गाड़ी नहीं है, ये विदेश मंत्री की गाड़ी है, तुम पैदल आओ चाहे रिक्शे से आओ। ऐसे कितने राजनेता हैं, ऐसी नैतिकता कितनों के भीतर है कि अपने परिवार के व्यक्ति उस गाड़ी से उतार देते हैं। आजकल गाड़ियों, सरकारी गाड़ियों का किस तरह से दुरुपयोग होता है, किसी से छिपा है। तो ये नैतिकता या ये उदात्त मूल्य, ये औदात्य सिर्फ अटल जैसे व्यक्तित्व में हो सकता है, क्योंकि उनके भीतर समूचा राष्ट्र बोलता है। कभी उनकी पीड़ा जब परिभाषित होती थी, वो कहीं मैंने सुना, उन्हीं के मुँह से सुना कि जब वो अफगानिस्तान गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं गजनी देखना चाहता हूँ।
क्योंकि वो कहते हैं कि गजनी मेरे कलेजे में एक कील की तरह चुभता है कि वो कौन ऐसा है। एक छोटा सा गांव है जहां धूल उड़ती है, वहां से एक लुटेरा आता है और हमारे देश को लूट के चला जाता है। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी? इसलिए अटल जी के दर्द को आप उनकी कविताओं में पढ़ सकते हैं। उनके दर्द को आप सदन के पटल पर तो बोलते ही थे सदन में, लेकिन उनकी कविताओं में उनका दर्द बहुत छलका है। आप ठीक कह रहे हैं सर। दुनिया का इतिहास पूछता है, उनकी एक महत्वपूर्ण कविता है, सत सत आघातों को सहकर जीवन हिंदुस्तान, जीवित हिंदुस्तान हमारा है, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। सर, दो अनुभूतियों की आपने चर्चा की, तो दो अनुभूतियां, एक तरह की अनुभूति में जहां वो गीत गाने की चर्चा करते हैं, कहते हैं टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मनोज सर, आपसे जानना चाहूंगा ये नया गीत क्या है? कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जैसा कि सर ने कहा कि जो राष्ट्र की चिंता है वो अटल जी के यहाँ प्रमुखता से आई है। राष्ट्र के साथ साथ वो जन की भी चिंता करते हैं और एक संवेदनशील रचनाकार होने के नाते उनकी कविताओं में हम देखते हैं कि उम्मीद की किरण रहती है। वो स्वयं जीवन में कभी नाउम्मीद नहीं रहे और तमाम परेशानियां उनको आती रहीं, राजनीति में उनके उतार चढ़ाव होते रहे। अब देखिए कि अटल जी ही प्रधानमंत्री के रूप में जो है उनको किस तरह से जो है गिराने पटकने का काम होता रहा, लेकिन वह अंततः जो है अटल जी ने हार नहीं मानी। वही है कि हार नहीं मानूंगा रार नहीं, अटल जी अटल ही रहे। हाँ, अटल ही रहे। तो ये अटल आप उनके नाम में भी देख सकते हैं, जो है वो कहीं न कहीं जो है वो चीजें आ जाती हैं जो है अटल। तो हमारे हिंदी साहित्य के लिए एक गौरव का क्षण होना चाहिए कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक संवेदनशील कवि मिला, जिसके यहाँ जो है राष्ट्र की चिंता प्रमुखता से होने के साथ साथ जो है कहीं न कहीं जो है पूरा भारत है, अखंड भारत है, उसकी भी वह बात करते हैं। सिलवट से लेके एक उनकी कविता में वो जिक्र होता है, वो सिलवट की बात करते हैं। जबकि आप देखिए कि हमारे यहाँ के जो भी हिंदी में कवि वो सिलवट की बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक उनके भीतर एक उम्मीद थी कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो सब तरह से समृद्ध होगा, जहाँ के लोग खुशहाल होंगे। और उन्होंने अपने जीते जी भरसक कोशिश की जो है इस राष्ट्र को समृद्ध बनाने की, लेकिन राजनीति के अपने उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो सच कहने का साहस जो अटल जी में था, कितने लोग थे उस दौर में जो अपने को हिंदू कह सकते हो। एक सन्यासी बंगाल में कह देता है आई एम हिंदू मंक, तो उसकी उपेक्षा हो जाती है, जिसका नाम विवेकानंद है जी। एक अटल जी है जो कहते हैं कि मेरा तन मन सब कुछ हिंदू के रंग में रंगा हुआ है। ये साहस भारतीय राजनीति में अगर कोई करने का साहस जुटा पाता था वो अटल जी थे। तो सही अर्थों में और हिंदू होना, हिंदू जिस रूप में हिंदू को लोग गर्हित अर्थ में प्रयोग करते हैं उस अर्थ में हिंदू नहीं। हिंदू को परिभाषित अगर करना हो तो स्वयं अटल जी में देखिए हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व जिसके भीतर होगा उसके भीतर समूचा राष्ट्र परिभाषित होगा, समूचा राष्ट्र उनमें निहित होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक राष्ट्र बोलेगा, एक भाषा, एक स्वर, अगर वो हिंदू है तो। और हिंदू किसी धर्म का नाम तो नहीं है, नहीं तो जीवन शैली है, तमाम लोगों ने कहा। तो उस अर्थ में हम अपने को नहीं कह पाते हैं, ये दुखद है। क्यों न कहें बताइए? अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? गर्व से कहिए, लेकिन शर्त यह है कि जो समावेशी संस्कृति हमारी है, जिसकी वकालत जीवन भर अटल जी करते रहे। अगर पार्टी में किसी से गलती हुई तो उंगली दिखाने का काम भी अटल जी करते थे। अटल जी कहा करते थे कि व्यक्ति विशेष से कि आप मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य के तो राजधर्म का पालन कीजिए। ऐसा कहने का साहस कितने लोगों के पास? शायद नहीं जी। और वो पीढ़ी खत्म हो गई। सच को सच कहना, कितने ऐसे लोग हैं जो एक वोट के लिए सरकार गिरा दें। यहाँ तो अल्पमत की सरकारें हमारे देश में चली हैं, खरीद फरोख्त की सरकारें चली हैं, लेकिन ऐसा स्टेट्समैन जो कहता है कि नहीं हम चिमटा से भी नहीं छूना चाहेंगे, जो कहता हो कि नहीं यार राजनीति तो मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, यही मुझे नहीं छोड़ती है। जी सर, मुझे याद आ रही है उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था, अपने साक्षात्कार में कहा था
कि राजनीति की गलियों में जाकर मेरी कविता सूख गई, मेरा कवि हृदय, मेरा कवि चला गया मुझे छोड़कर। और बड़े आसानी से एक घटना और थी, लोगों ने कहा, कुछ राजनीतिक बात ही हो रही थी कि ये आपके पार्टी में अच्छा नहीं हुआ, अब भला बताइए। तो उन्होंने जवाब बहुत सटीक दिया था कि घर में जवान मौत हो जाती है तो क्या घर की माएँ बच्चों को जवान होने का आशीर्वाद देना छोड़ देती हैं? एक घटना घट गई, अब आगे बढ़िए। तो ऐसा कहने का भी साहस, और वो कहते भी थे कि हाँ ये गलती हुई है हमारी पार्टी में। बाबरी ध्वंस होता है तो अटल जी की धारा अलग बहती है, उस ध्वंस पर बोलते भी हैं, लेकिन वो राम मंदिर के समर्थक भी हैं, क्योंकि ये राम का देश था। तो और उनकी कहीं भी अस्वीकृति नहीं है, किसी भी विषय में ले लीजिए आप। जी सर, आप एकदम सही कह रहे हैं। उनकी कविताओं में एक सांस्कृतिक इतिहास बोलता है। जब वे कहते हैं कि हमारी विश्व विदित विजयों का इतिहास अधर्म पर धर्म की जय गाथाओं से बना है, हमारे राष्ट्र जीवन की कहानी विशुद्ध राष्ट्रीयता की कहानी है। जी, तो धर्म पर अधर्म पर धर्म के विजय का इतिहास, यह हम अपने इतिहास में या सांस्कृतिक इतिहास में देखते हैं कि हमारे महाभारत, रामायण में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, एक प्रेरणादायी कहानियां हैं। सर, थोड़ा आप इस पर बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे पास दो ग्रंथ ऐसे हैं, रामायण और महाभारत। दोनों अद्भुत ग्रंथ हैं जो, ठीक है, भारतीय मनीषा के उदात्त को तो परिभाषित करते ही हैं दोनों ग्रंथ, लेकिन इन दोनों ग्रंथों के जरिए अब आप देख लें, जिस नैतिकता की बात आपने की, जिन मूल्यों की बात आपने की, हमारे दो चरित्र हैं, राम और कृष्ण। या कल्पना तो कीजिए, मैं तो बार बार सोचता हूं कि राम जैसा चरित्र उस समय पैदा होता है त्रेता युग में, और आज भी राम उसी रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। उसी राम कथा को तुलसी भी लिखते हैं 15वीं-16वीं सदी में जाकर के। क्यों जरूरत पड़ी उन्हें? क्योंकि अगर कवि त्रिकालदर्शी होता है तो अपने समय से 400 साल आगे देखता है। राम भी 4 भाई हैं, औरंगजेब भी 4 भाई है, दशरथ है इधर, उधर शाहजहां है, इधर सौतेली माएँ हैं, उधर एक ही माँ से 4 भाई होते हैं। सत्ता के लिए संघर्ष होता है, एक व्यक्ति बन चला जाता है, दूसरा व्यक्ति भाइयों का कत्लेआम करके सत्ता पर काबिज हो जाता है। यहाँ परंपरा, यहाँ संस्कृति हमारी, यहाँ हमारे मूल्य, किससे तुलना करेंगे आप? एक बाप के सामने अपने भाई का गर्दन काट के कोई थाल में परोस कर रख दे, वैसा राम हमें चाहिए? या वैसा राम चाहिए कि सौतेले भाइयों के लिए सत्ता का त्याग कर दे? और भाई भी ऐसे, एक भाई बन जाता है, दूसरा भाई नंदी गांव में रहता है, तीसरा भाई अयोध्या में रह करके भी अपने परिवार में कभी सुतकीर्त से नहीं मिला। तो सर बता रहे थे कि 16वीं शताब्दी में तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं। अंधा युग की हम चर्चा करते हैं, जो धर्मवीर भारती के यहाँ के महाभारत की चर्चा हो रही है। तो आखिर धर्मवीर भारती अंधा युग में दिखा क्या रहे हैं, और अंधा युग किस ढंग से लिखा जा रहा है? हमारे पौराणिक चरित्र बार बार हमें प्रेरणा देने के लिए आ रहे हैं। थोड़ा आप इस पर प्रकाश कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो धर्मवीर भारती का अंधा युग लिखते हैं, वो चूँकि अंधा युग लिखा गया था 1954 में लिखा गया था, और उससे पहले आप देखेंगे कि लगभग 10 साल पूर्व जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था। तो युद्ध की जो विविधता है उसको बताने के लिए धर्मवीर भारती बार बार अंधा युग में यह बात उठाते हैं कि युद्ध जो है वो ठीक नहीं होता है। महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया, यह दो परिवारों के बीच में लड़ा गया, जो एक ही वंश के थे, कौरव और पांडवों के बीच में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। और वहाँ पे भी अधर्म पे धर्म की विजय है, अंततः अधर्म पे धर्म की विजय होती है। रामायण में भी अधर्म पे धर्म की विजय होती है। तो उसकी प्रतिध्वनि हमें अटल जी की कविताओं में देखने को मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस महाभारत की चर्चा कर रहे हैं आप लोग, महाभारत का युद्ध तो बिल्कुल अंतर भारतीय है। आज हम भारत युद्ध की वकालत क्यों नहीं करता है? क्योंकि इतना भीषण युद्ध हम लड़ चुके हैं। युद्ध का परिणाम क्या है? युद्ध का परिणाम कभी शांति नहीं होता है। युद्ध का परिणाम युद्ध ही होता है, और शांति तब स्थापित होती है जब आप बातचीत के टेबल पर आते हैं। कृष्ण जैसा महायोद्धा, महाज्ञानी, इसलिए तो कहते हैं कि राम कहते हैं कि मैं जो
कर रहा हूँ वो आप कीजिए। कृष्ण कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए, राम कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ वो कीजिए। क्योंकि कृष्ण ने जो किया वो कोई कर नहीं सकता, लेकिन कृष्ण ने जो कहा उसका हम अनुपालन कर सकते हैं। राम ने जो किया आप देख लीजिए उनका अनुकरण करके। तो हमारे राम और कृष्ण दो ऐसे चरित्र हैं जो पूरे भारत को परिभाषित करते हैं, जिनके बीच में जिनके केंद्र में धर्म है, और ऐसा धर्म प्रधान देश जहाँ दो चरित्र पूरे देश को परिभाषित कर सकते हैं, पूरे देश को जोड़ करके रखते हों। फिर हमें देश विभाजन की त्रासदी से नहीं जोड़ना पड़ेगा। और जिस युद्ध की विभीषिका की चर्चा ये कर रहे थे, जब युद्ध कहाँ तक टाला जाए, युद्ध एक स्थिति तक टाला जाता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि युद्ध का जवाब हम युद्ध में देते हैं जी। लेकिन अटल जी युद्ध टालने की भी हर संभव कोशिश करते हैं। अटल वैसे राजनेता हैं कि पाकिस्तान के जैसे देश में बस में बैठ करके जाते हैं, बदले में उन्हें युद्ध मिलता है, कारगिल आपके सामने है। लेकिन अटल जी ने कभी उस देश के साथ विश्वासघात करने की कोशिश नहीं की या उस देश पर आक्रमण करने, क्योंकि आक्रमण की प्रवृत्ति हमारी नहीं रही है, क्योंकि हमने कभी आक्रमण किया ही नहीं। हम तो आक्रमणकारियों का जवाब देते रहे हैं और अपने तरीके से देते रहे हैं, क्योंकि जब हम जवाब देते हैं तो भी धर्म कहीं न कहीं से हमारे आगे पीछे खड़ा हो जाता है कि हम अधर्म नहीं कर सकते। आप देखिए ना, युद्ध में जो कैदी पकड़े जाते हैं हम इज्जत के साथ उन्हें लौटा देते हैं या तो उनका अंतिम संस्कार करते हैं, मर गए तो। शिवाजी जीतने के बाद उस परिवार की महिला बच जाती है, उसको इज्जत के साथ उसको लौटा देते हैं, इज्जत करते हैं। राम के पास सुलोचना आती है अपने पति का शव मांगने के लिए, और ये देखना चाहती है वो कौन लोग हैं, हमारा पति तो मर ही नहीं सकता था। और राम ने कहा कि इज्जत के साथ हम आपको लौटा देंगे आपके पति की लाश को। और उतने दिनों तक, उतनी देर तक न तो राम ने सुलोचना को देखा, न सुलोचना ने। सुलोचना यही अनुभव कर रही थी कि एक बार तो देखें, हमारे सौंदर्य को देखें। तब जाकर के उसने कहा कि जहाँ का राजा ऐसा हो जो स्त्री की इज्जत करना जानता हो, जो स्त्री के सिर्फ पैरों को देख रहा हो, ऐसा अद्भुत राजा होगा। एक रावण है जो दूसरे की स्त्री का हरण करके अपने यहाँ रखा हुआ है, और एक ये राजा है कि अपनी स्त्री की मुक्ति के लिए इतना बड़ा संघर्ष हो। क्या सामान्य मुक्ति थोड़ी है। जी सर, आपने बहुत गहराई से महाभारत और रामायण के पक्ष को रखा। मुझे एक बात और जो अटल बिहारी वाजपेयी में बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि वे भारतीय भाषाओं के समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसा कि आपने बताया कि पहला हिंदी में कोई भाषण देने वाला व्यक्ति था तो वो हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इस विषय में उनकी कुछ चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगती हों, जैसे नई शिक्षा नीति में बात हो रही है बार बार भारतीय भाषाओं में शिक्षण की, तो क्या ये संकल्पना अटल बिहारी वाजपेयी की है या उससे पहले भी कुछ चला आ रहा है जो आज हम उसे क्रियान्वित करने की स्थिति में है? देखिए, भारतीय भाषाओं के पक्षधर तो अटल जी थे, भारतीय भाषाओं के पक्षधर थे और हिंदी के पक्षधर थे, और वो अच्छी तरह से जानते थे कि भारतीय भाषाओं में बिना शिक्षित किए, शिक्षा दिए इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसी भाव को लेकर वो यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं और वहाँ वो पहले विदेश मंत्री हैं जो हिंदी में वक्तव्य देते हैं। ये मामूली घटना नहीं थी। 1977 में शेष दुनिया के लोगों ने ये जाना कि भारत की कोई भाषा है जिसमें यूएन को संबोधित किया जा सकता है। ये ऐतिहासिक काम अटल जी करते हैं। और अटल जी, जैसा मैंने कहा ना कि अटल जी पूरी भारतीयता को परिभाषित करते हैं और सभी भारतीय भाषाओं के पक्षधर हैं, क्योंकि भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी तभी सही अर्थों में, क्योंकि चिंतन आप अपनी भाषा में करते हैं। इसलिए जहाँ कहीं मैं स्वयं बताता हूँ कि अगर मैं बंगालियों के बीच में बात करता हूँ, जनजातियों के बीच में बात करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपकी अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। अब आपकी जो अपनी मातृभाषा है उसमें प्रारंभिक शिक्षा हो, क्योंकि बचपन का जो मन होता है वो अपनी भाषा में सीखी हुई चीज़, नहीं तो फिर क्या होता है, वो एक मशीन बन के रह जाता है, रोबोट बन के रह जाता है, एक रट्टू तोता बन के रह जाता है। और तोते को सोने के पिंजरे में बांध के तो आप रख सकते हैं, उसे कोयल नहीं बना सकते। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। सर आप बताएं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अटल जी का जो हिंदी प्रेम है वह जो जन है, जो जनता है, उससे कहीं न कहीं उनको जोड़ने का भी काम किया है।
शायद इसीलिए अटल जी जनता के बीच में इतने लोकप्रिय थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में अपने जो है भाषण दिया करते थे। और उनके आप भाषण देख लीजिए, संसद में देख लीजिए, जैसा कि सर ने बताया संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने भाषण दिया तो हिंदी की छवि जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ में एक निर्मित हुई कि हिंदी भी कोई भाषा है जो बोली जाती है भारत में। इसीलिए शायद जनता एक तरह से कनेक्ट हो पाती थी अटल जी से। मुझे नहीं लगता है कि उससे पहले कोई प्रधानमंत्री उस रूप में था जिस रूप में अटल की छवि थी, जितना वो जनता से कनेक्ट कर सकते थे। इसके बाद देखिए वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये भी जनता से कनेक्ट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि ये हिंदी में संवाद करते हैं। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत में लोग उसको समझते हैं, बोलते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो दक्षिण भारत में आप चले जाइए, भले वो बोलते ना हो लेकिन समझते हैं हिंदी जो है। मैं अपने अनुभव पे आधार बता रहा हूँ कि तमिलनाडु जब मेरा जाना हुआ था तो वहाँ पे जो ऑटो वाला था, बस वाला था, वह हिंदी बोल नहीं पाता था लेकिन जो हम कहते थे हमारी बात जो है समझ लेता था। तो कहीं न कहीं ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो हिंदी प्रेम है उनको जनता के बीच में एक तरह से उनकी जो छवि है वो छवि को समृद्ध करने का काम किया है उनका हिंदी प्रेम जो है। मुझे लगता है सर कि एक इसे हम औपनिवेशिक विचारधारा से मुक्ति के रूप में भी देख सकते हैं। बिल्कुल। एक केन्या का बड़ा लेखक हुआ गुगी वा थियोंगो, जिसकी रचनाएं अंग्रेजी में छपती थी तो उसी समाज में, उसी बाजार में बिकती थी। लेकिन वह जब गिकुयू भाषा में लिखता था तो उसकी वो प्रतियां जला दी जाती थी। उसने कहा कि सबसे पहले मैं मातृभाषा में लिखूंगा। वो अपनी सब रचनाएं उस उपन्यास के बाद सब रचनाएं गिकुयू भाषा में लिखता है, उसका अन्य भाषाओं में अनुवाद होता है। तो यही मुझे लगता है कि भारत में भी अन्य भारतीय भाषाओं के साथ भी है। गीतांजलि को यदि नोबेल पुरस्कार मिला तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे अपनी बांग्ला में लिखा था, फिर अन्य भाषा में उसका अनुवाद हुआ। जी हाँ, क्योंकि मूल रचना बांग्ला में है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अगर बांग्ला भाषी नहीं होते तो शायद इतनी बेहतर गीतांजलि की रचना नहीं कर पाते। अनुवाद तो ठीक है, W.B. येट्स ने अनुवाद कर दिया है, बेहतर अनुवाद किया, जिसके चलते आपको नोबेल प्राइज मिल भी गया। लेकिन बात वहीं घूम फिर के आती है कि फिर कोई नोबेल प्राइज हमें साहित्य में क्यों नहीं मिला? जी। क्योंकि इसके बाद की पीढ़ी को मातृभाषा में आपने शिक्षा देने से अलग कर दिया, उसे महरूम कर दिया। और जिस औपनिवेशिकवाद की बात आपने की कि जो ब्रिटिश उपनिवेश का जो हैंगओवर है वो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर उनकी भाषा का है, उनकी संस्कृति का है। आज भी हम उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। और जिसकी मुक्ति की कामना अटल जैसे राजनेता, अटल जैसा कवि करता था, क्योंकि बिना भारतीय भाषाओं के उद्धार के भारत का उद्धार संभव नहीं है। और भारत की पहचान अंग्रेजी से नहीं हो सकती या किसी अन्य भाषा से नहीं। भारत की पहचान भारतीय भाषाओं से होगी। मैं दुनिया के दर्जनों देशों में गया, लेकिन हर जगह जब मैं भारतीयों से मिलता था तो उनके बीच में लिंगुआ फ्रैंका हिंदी होती थी। चाहे तमिल भाषी हो, चाहे तेलुगु हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब के सब हिंदी में बात करते थे। जिसका मतलब कि हिंदी एक सेतु का काम कर रही है। और अटल जी भी यही चाहते थे कि भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी सेतु का काम करे और हिंदी का संवर्धन हो। और हम उस ब्रिटिश उपनिवेश की जो भाषा है, और आप जानते हैं उपनिवेश की भाषा का हैंगओवर एक दिन में नहीं उतरेगा, लेकिन उतरेगा तब जब हम संघबद्ध प्रयत्न करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसा वर्ग है आज भी जो सो कॉल्ड अभिजात्य जिसे आप कहते हैं, उस अभिजात्य के पांव के नीचे जमीन अब खिसकना शुरू हो गई है। तमाम यूपीएससी की परीक्षाओं में आप देखेंगे कि हिंदी में या भारतीय भाषाओं में लिखने वाले, बोलने वाले चुने जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि चीजें बदलेंगी। और वर्तमान प्रधानमंत्री की आपने बात की, अच्छी बात है। ये व्यक्ति तो दुनिया के किसी कोने में जाता सिर्फ और सिर्फ हिंदी में अपने को संबोधित करते हैं। जब वो हिंदी में संबोधित करते हैं तो वो भारत बोलता है उनके वक्तव्य में।
और जब समूचा देश कहीं परिभाषित हो रहा हो, व्यक्त हो रहा हो, इससे बेहतर क्या स्थिति होगी। यह देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो दुनिया के किसी कोने में जाता है, अगर दुनिया की बड़ी महाशक्तियों से भी बात करता है तो अपनी भाषा में बात करता है। जब आप अपनी भाषा में बात करते हैं तो आपका स्वाभिमान आपके सर चढ़कर बोलता है, और नहीं तो आप पिछलग्गू बने रहते हैं। अमेरिका का एक अदना सा राष्ट्रपति आगे आगे चलता है और हमारे देश का प्रधानमंत्री पीछे पीछे घूमता है, आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता है। आंख में आंख डाल के बात आप तभी करेंगे जब आप अपनी भाषा में सोचेंगे, अपनी भाषा में संबोधित करेंगे, अपने राष्ट्र को परिभाषित करेंगे, अपने राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। और नेतृत्व की भाषा अगर एक हो गई, संवाद की भाषा हो गई, संविधान की भाषा हो गई, व्यापार की भाषा हो गई और बाजार की भाषा हो गई, तो निश्चित रूप से उस देश का उद्धार होने से कोई रोक नहीं सकता। वो देश सर्वोच्च शिखर पर जा सकता है। इसलिए अपनी भाषा में सोचने का दौर आ गया है, अपनी भाषा में जीने का, अपनी भाषा में सपने देखने का दौर है। हमें सपनों से महरूम कर दिया जाता है। हम अपनी भाषा में सोचेंगे नहीं तो सपने अपनी भाषा में कहाँ से देखेंगे। हमारी कहानियों से हमारे वो पात्र गायब हो जाते हैं। वो तमाम पश्चिम की कहानियाँ छोटे छोटे बच्चों को आप दिखा करके टॉम जेरी की कहानी दिखाइए, हमारे पास पंचतंत्र भरा पड़ा है, हम उसे क्यों नहीं दिखाते हैं। ये कहीं न कहीं हमारे भीतर का हीनता बोध है। हम ये मान लेते हैं कि नहीं, हम अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा अमानुष रह जाएगा। यहाँ एक बड़ा अच्छा शब्द होता है कि अमर में छिले तो अमानुष हो गए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ा सुना नहीं। ये क्या है भाई? अपनी भाषा को पढ़ करके भी मनुष्य हुआ जा सकता है, क्योंकि भाषा तो मनुष्यता का पाठ ही पढ़ाती है। और भारत जैसा देश जहाँ हो, जहाँ सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो मुकम्मल मनुष्य पैदा करता है, क्योंकि हमारे यहाँ ही मनुष्य की अवधारणा वामन से लेकर के और कृष्ण, रामा और बुद्ध तक अवतार की कल्पना की गई है। हम पूर्ण मनुष्य इस देश में अवतरित हुए हैं और कहीं नहीं मिलेगा। और ये भारत भूमि है, ये देवभूमि है, ये आर्य भूमि है। यहीं देवता जन्म लेते हैं, दुनिया के किसी कोने में भगवान पैदा नहीं होते हैं। जी सर, आप जब बोल रहे थे तो मुझे गांधी याद आ रहे थे। गांधी जब 1920 में गए थे बनारस, तो उन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा में व्याख्यान दिया था, हिंदी पर व्याख्यान दिया। उसके अगले दिन वो गए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। वहाँ सारे राजाओं की सभा बैठी थी और उस सभा में केवल हिंदी में अंग्रेजी में व्याख्यान चल रहा था। गांधी उसमें खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं इस सभा में खड़ा होने लायक भी नहीं हूं जहां हिंदी का अपमान हो रहा है। वाह। और उसके बाद वो उठ के वहां से चल दिए, फिर नहीं गए झांकने। तो वो मुझे बार बार मेरे जीवन में कौंध रही थी बातें। वो कचोटनी वाली घटना थी। इसके बाद भी देश ने कुछ सीखा नहीं। देश जब आजाद हुआ तो गांधी ने क्या कहा था? जाओ अंग्रेजों से कहते कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। ये कथन कह के, वो भी गांधी ऐसा जो वहीं जाके बैरिस्टर की पढ़ाई करके आया हो, ऐसे गांधी ने अपना जो ट्रैक है बदल दिया। बोले नहीं, क्योंकि गांधी जानते थे कि भारत को समझना है तो भारतीय भाषा में समझिए। अपने बेटे को दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के लिए भेजते हो, ऐसा गांधी। इसीलिए गांधी हुए। शायद गांधी की, अटल जी की परिकल्पना आज सर ने सही कहा कि आज वो पूरी होगी और आने वाले दिनों में हिंदी के लिए तमाम जो है वो अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। आज तो हिंदी बाजार की भाषा बन गई है। और आज एक अच्छा समय आ गया है कि जब भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही हो, जिसमें भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने की बात हो रही हो। जिस दिन ये नीति पूरी तरह से लागू हो गई, भारत की तकदीर भी बदलेगी, तदबीर भी बदलेगी। और वो है ना कि अब हवाएं ही करेंगे रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया रह जाएगा। तो हमारी भारतीय भाषाएं के पास तेल भी है, स्नेह भी है, दोनों अर्थ ले सकते हैं आप। और ये भाषाएं ही जीवित रहेंगी, क्योंकि ऐसा देश, ऐसा समृद्ध देश जो भाषाओं के द्वारा संवर्धित और परिभाषित हो, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई देश नहीं हो सकता। जहाँ 22 भुजाओं वाला देश है भारत, जहाँ 22 भुजाएं हो संविधान की और अनेक बोलियाँ, हजारों बोलियाँ हमारे देश में हैं, तो हमसे ऐसा समृद्ध कौन नहीं। लेकिन हमने दुनिया के सामने अपनी कंगाली रखी है। हमारी इतनी समृद्ध भाषाएं, बोलियाँ इस देश में, और हमने उनका उपयोग नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि एक उपनिवेश की भाषा के और वो भी ऐसी भाषा जो अंधी है, जो अंधे कुएं में ले जाके गिराएगी। लेकिन हमने उसका पीछा कर लिया, हम भेड़ बन गए उसके सामने। अब उससे निकलने की जरूरत आ गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही अर्थों में उस दिशा में जा रही है। मुझे लगता है कि तकदीर बदलेगी इस देश की भी, और हम जैसे हिंदी सेवियों के, भारतीय भाषाओं के सेवकों की भी स्थिति बदलेगी। और इज्जत की दृष्टि से लोग देखेंगे भारतीय भाषाओं के लेखकों को, कवियों को, विचारकों को और आम जन को भी। क्योंकि सत्ता और जनता की भाषा का जब तक
जो अंतर है वो दूर नहीं होगा, तब तक सही अर्थों में आज़ादी नहीं हो सकती। और आज़ादी तभी मानी जाएगी मुकम्मल आज़ादी जब भारतीय भाषाओं में जनता को संबोधित किया जाए, भारतीय भाषाओं में फैसले हों, जनता समझे तो सही कि फैसले किस तरह से हो रहे हैं। तो जनता और सत्ता की भाषा एक होनी होगी, उसके लिए भारतीय भाषाएं उपयुक्त हैं और सही समय भी है कि भारतीय भाषाओं में देश को परिभाषित किया जाए, संबोधित किया जाए और देश का इतिहास भारतीय भाषाओं में लिखा जाए, देश का विज्ञान भारतीय भाषाओं में लिखा जाए, देश का अर्थशास्त्र लिखा जाए, देश की इंजीनियरिंग तकनीकी की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में हो। और वो समय आ गया है, शुरुआत हो चुकी है। जी सर, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। भारतीय भाषाओं के उन्नयन का रास्ता यही हो सकता है। इसी से वह धीरे धीरे बाजार की भाषा बन जाएगी और हमारे और आप सबके लिए वह एक नया अवसर प्रदान करेगी, रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। मुझे याद आ रही है एक कविता अटल बिहारी वाजपेयी की, जिसका मैं पाठ करना चाहूँगा। मौत से ठन गई बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम ही नहीं, प्यार इतना परायों से मिला मुझे, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। वाह। तो ऐसे अटल जी जिन्होंने आंधियों में दिए जलाने की बात करते हो, ये केवल संघर्षशील व्यक्ति ही कर सकता है जी। और अटल जी और आज आपने जो अटल जी और प्रेमचंद दोनों को जोड़ा, तो बड़ा ही मौजूद, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। एक तरफ प्रेमचंद हैं जो रचनात्मक दृष्टि से हिंदी को समृद्ध करते हैं, एक अटल जी हैं जो कविता से लेकर भारतीय राजनीति में एक जो शुचिता की मजबूत रेखा है उसे खींचते हैं, जो लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर और मुझे लगता है कोई परिचर्चा नहीं हो सकती जहाँ इन दो हस्तियों पर हम बात कर रहे हों और बिल्कुल जिसके केंद्र में भाषा हो, जिसके केंद्र में संस्कृति हो। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेमचंद को जोड़ रहे थे मनोज सर सूरदास पात्र से जी, सूरदास पात्र से और अटल बिहारी की वो कविता हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। तो आज के हिंदी कार्यक्रम में आप सब आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर जब हम आपको याद करेंगे, आप हमारे समक्ष उपस्थित होकर हमारा ज्ञानार्जन करेंगे। इस कार्य के लिए बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद।